फहमीदा हसन खान है जो नेता है एनसीपी के, और कुलदीप तिवारी जो नेता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल फहमीदा जी आपसे है कि जो बयान फडणवीस ने दिया है, और फडणवीस ने जो कहा कि 2019 में सरकार बनाने को लेकर शरद पवार से चर्चा हुई थी, इस बात को शरद पवार ने भी कबूल कर लिया है, और दूसरी तरफ शिवसेना से भी वो सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे। तो क्या दोनों हाथों में लड्डू रखने की नीति पर काम कर रहे थे? देखिए 2019 में जैसे कि 106 आमदार इनके चुन के आए बीजेपी पार्टी के, तो जब भी उन्होंने सबसे पहले तो धोखा दिया शिवसेना को। बाद में अमित शाह जी ने बोल दिया कि ये तो एक जुमला है जो हमने यूज किया था। अगर बीजेपी जब भी ही शिवसेना को साथ में लेके समझौता करके, जैसे अभी शिंदे गुट को तोड़ के समझौता करके सरकार बनाई है, वैसे ही अगर 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी को और 2.5 साल खुद रखते थे देवेंद्र फडणवीस जी, तो आज भी मुख्यमंत्री होते थे, उप मुख्यमंत्री नहीं होते थे। रहा सवाल दूसरा के पवार साहब ने उनको कहा था, तो पवार साहब ने बातचीत की थी, लेकिन जो अजित पवार जी है, दादा है, दादा के साथ जब शपथ ग्रहण विधि हुई, वो बात उनको पता नहीं। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि क्योंकि दोनों तरफ वो सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, बीजेपी से भी, शिवसेना से भी, कांग्रेस वाले गुट से भी, फिर दोनों हाथों में एक साथ लड्डू की क्या तैयारी में थे वो, या फिर बीजेपी में ऐसी कौन सी शर्तें थी जो नहीं मानी गई थी जिसकी वजह से उन्होंने कदम पीछे हटा लिया? आज पूरी दुनिया शरद पवार जी को जिस नाम से जानती है, वो नाम है कि चाणक्य, और दूसरा है कि गेम चेंजर। आज जब 2019 का इलेक्शन हुआ, उसके 8-10 दिन पहले ही पूना में, सतारा में एक जो सभा हुई थी, जब भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम तो पहलवान ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको पहलवान मिल नहीं रहा है, तो वो बात दिमाग में पवार साहब ने रखा हुआ था। तो उसके बाद में उनको लगा ऐसा कि अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी चुनौती दे रहे हैं तो चुनौती स्वीकार लेना चाहिए। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात की कि अगर आप में ताकत है, आप महाराष्ट्र के सरकार बना के दिखाइए। और एक बात उन्होंने अमित शाह से भी कहा था कि आप कैसे सरकार बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ, कि बना लीजिए सरकार। तो ये शरद पवार जी का पहले से ही है, ये पूरा दुनिया जानती है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं। ठीक है उषा जी, वो तो कह रही हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, एकदम जुमला पार्टी है। उषा के राणा जी, मैं उषा जी से आपके थ्रू सवाल पूछना चाहती हूँ कि तो फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बात का गोप्य अभी क्यों सबके सामने लाए? ये 2.5-3 साल तक का क्या कर रहे थे? उषा जी, उनका ये पूछना है कि देवेंद्र फडणवीस इतने दिन बाद इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? अभी आप सोचिए कि अमित शाह जी का प्रेशर देवेंद्र फडणवीस जी पे पड़ रहा है, उनका कद जो है बीजेपी में छोटा होते जा रहा है। जब ये वापस शरद पवार जी को लेके आए राजनीति करने के लिए। फहमीदा जी, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठने बड़े लाजमी हैं कि अभी जिस तरह से कुलदीप जी ने भी कहा कि राजनीति में कब क्या कर जाएं शरद पवार, ये कोई नहीं जानता, और आप भी कह रहे हैं कि वो चाणक्य हैं, लेकिन चाणक्य का फिर ये दांव कैसे फेल हो गया कि एक गुगली फेंकी फडणवीस ने और वो सच उगल गए? अभी आप कह रहे हैं कि फडणवीस जी ने गुगली फेंकी, पवार साहब कह रहे हैं गुगली मैंने फेंकी और वो आउट हो गए। तो अभी ये तो जनता जानती है कि किस तरीके से क्या हुआ है करके। ये जनता जानती है कि आज बीजेपी, आज महाराष्ट्र की राजनीति आप छोड़िए, जहां भी देश में कहां भी सिंगल हैंडेड बीजेपी नहीं है, डबल इंजन की सरकार ही, उन्होंने सब सरकार गिरा के ही उन्होंने वापस सत्ता में आए, उनके साथ में हाथ मिला के। दूसरी बात ये कि जो ये 106 आमदार चुन के लाए हैं, वो भी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के तोड़ के बना के लाए हैं ना, उनके पास है क्या? आज बीजेपी अगर इतना बड़ा दावा करती है तो जो 106 है उसमें से भी कितने तो हमारे ही दिन हुए। लेकिन ऐसे में जो बात आपने कही थी कि अजित पवार को लेकर, कि अजित पवार ने जब शपथ ग्रहण की, ये बात शरद पवार को बिल्कुल भी नहीं पता थी, इस बात पर भरोसा किया जा सकता है?
जी किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन हम लोग 2 दिन तक का पूरे पार्टी ऑफिस में थे, जब वहाँ पवार साहब और हमारी ताई सुप्रियता की जो हालत थी वो हमें पता है कि किस तरह से हालत थी। अगर पवार साहब को पता होता था, जो 25 आमदार उन्होंने ढूंढ के निकाले दिल्ली से, वो 24 या 25 आमदार वो जाने देते नहीं थे, अगर ये बात पता होती थी तो। नहीं, क्योंकि भरोसे इस बात पर इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जब अपनी आत्मकथा जो उन्होंने लिखी थी किताब, जब उसका वो दूसरा संस्करण लॉन्च करते हैं लोक मांझे सांगाती, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है उद्धव ठाकरे को लेकर सरकार गिरने पर। उसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे के पास अनुभव नहीं था और उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर हर खबर पर नजर नहीं रखते थे। और फिर शरद पवार तो चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो तो नजर रखते ही होंगे, फिर इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि उनकी नजर नहीं पड़ी होगी इस बात पर? देखिए, जैसे अभी का भी खेल जो रात को हुआ है, और पवार साहब की, जैसे फडणवीस जी ने बताया कि 3-4 दिन पहले उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिए थे, उससे पहले बातचीत कर रहे थे। तो वो जो 3-4 दिन है, वहाँ पवार साहब शायद हो सकता है कि शिवसेना के साथ बातचीत करने में लगे थे कि अभी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें बीजेपी नहीं मान रही है क्या। पहली बात तो ये है कि हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि पवार साहब अपने जीते जी तो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, नहीं तो आज दिन तक का तो वो कभी से पहले भी एक बार यही बातें तो फहमीदा जी बड़ी अजीब लगती हैं। एक तरफ दावा होता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यहाँ सरकार बनाने को लेकर हमारी चर्चा हुई थी 2019 में। तो दोनों बातों में विरोधाभास है। देखिए, वही पवार साहब ने कहा कि गुगली मैंने फेंकी और फडणवीस जी उसमें अटक गए और आउट हो गए। वही तो बात है ना कि उन्होंने सिर्फ बोल के देखा और उन्होंने जनता को ये बताया भी कि बीजेपी सत्ता बनाने के लिए क्या क्या कर सकती है। यही उन्होंने मुझसे कहा कि गुगली मैंने फेंकी। गुगली किसने फेंकी, गुगली किसने फेंकी, इस बात को तय कैसे किया जाए? क्योंकि पहले बयान फडणवीस का आता है और उसके बाद उसी बात को कबूल कर लेते हैं शरद पवार। तो गुगली किसने फेंकी, विकेट किसका गिरा, आउट कौन हुआ, ये तय कैसे किया जाएगा? ऐसा होता है और गुगली की बात होती है तो फडणवीस जी ने बहुत क्लियर किया था और 2021 में भी उन्होंने किया था। देश की जनता अभी लॉलीपॉप और उससे नहीं होती है। पहली बात तो ये कि अभी तो आपको उत्तर प्रदेश में लेकर चलता है, बहुत दूर है अभी, आप चलिए मैं दिखाती हूँ देश की जनता क्या कर रही है और कैसा है बीजेपी को, तो वो देश वही हो जाता है। ठीक है, मैं लौट फहमीदा जी, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं या फिर अजित पवार को? देखिए, हमारे एनसीपी के अंदर जो भी है वो अभी तक सुप्रीमो हमारे शरद पवार जी के जो निर्णय रहते हैं वही आखिरी निर्णय रहता है। और पहले से ताई हमेशा बोलती आई है कि जो ताई है वो दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्टेड है, वो जो है वो मना कर रहे हैं। और अजीत दादा जो है वो सीएम के लिए अभी पवार सब तय करेंगे कि दोनों में से किसको वो बनाना है। आप जब एक सवाल पूछा आपने कि शिंदे गढ़ के लिए, लेकिन जब शिंदे जी उधर गए, जब भी शिंदे जी को बोला था उद्धव ठाकरे जी ने बुला के अपने घर पे कि 2.5 साल जैसे हम बीजेपी से मांग रहे थे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनो, लेकिन आप 40 आमदार तोड़ने का काम नहीं करना, ये ऑफर तो उद्धव ठाकरे जी ने भी शिंदे जी को दिया था। फिर इसमें एनसीपी कहाँ बीच में आ रही? नहीं, एनसीपी नहीं, क्योंकि सवाल इसलिए था कि जो खबरें निकलकर सामने आई थी तो डील ये भी थी कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम। तो क्या ये उसी डील का असर तो नहीं था? नहीं, उसी डील का असर नहीं था। जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा कि सीबीआई और ईडी जैसे इन लोग पीछे लगा देते, जो भी बीजेपी की बात नहीं मानता है तो वहां ये ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देते। मुझे आप बताइए कि बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर कितने सारे घोटालों का आरोप है, कितने अभी उन्होंने जितने। ठीक है उषा जी, उनका कहना है कि सिर्फ सरकार गिरने का कारण आप इसीलिए थे क्योंकि ईडी सीबीआई आप पीछे लगा देते हैं, तो डर दिखाते हैं आप। उनके जितनी संपत्ति है, ईडी सीबीआई क्यों लगाई जाएगी भाई? जब तक आप करप्शन नहीं करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा तो ईडी सीबीआई क्यों लगाई जाएगी? जरूर उसके पीछे कोई कारण होता है, पूरा वजह होती है और वजह के बाद ईडी और सीबीआई। तो क्या उषा जी, क्या आप ये मानती हैं कि जो करप्शन करते हैं ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं के पीछे लगाई जाती है?
हाँ बिल्कुल, और क्या। तो बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पीछे ईडी सीबीआई लगाई जाए या जिसकी जांच कराई जाए? येदियुरप्पा जी के साथ में क्या किया आपने? सारी जांचें खत्म कर दी। अजीत दादा के खिलाफ चक्की पीसिंग का बीजेपी एक नारा ऐसी दे दी। पार्टी है जहाँ पे जब 80 घंटे की सरकार बनी तो सारे वो हट गए। 80 घंटे में से हाँ, कुलदीप जी मैं ले रहा हूँ सवाल, आप ही का सवाल मैं ले रहा हूँ कुलदीप जी। उषा जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ देखिए भाई कि साहब। जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद में वो ईडी और सीबीआई क्यों जाती है? क्यों उन्हें अंदर जेल में नहीं डालते? आरोप तो आपने सिद्ध कर चुके हैं ना। 40 के 40 आमदारों को आपने जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? क्यों मंत्रिमंडल का क्यों समावेश किया करवाया आपने? उससे पूछ रही है, हाँ, आप ही से सवाल था ये। क्या क्या कह रही है? मेरे बहुत आवाज में ब्रेक हो रहा है। 40 के 40 आमदार उषा को जी, उनका उषा ये जी, कहना मैं ये है कि पूछ रही हूँ जो आपसे। जो टूटकर शिवसेना से आपकी तरफ गए, जिनके साथ आपने सरकार बनाई, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। ये बातें आप ही की तरफ से कही गई थी, फिर अब उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? अरे भाई, सबकी जांच होगी जब समय आएगा। मैंने पहले भी कहा है आपको। और ये जो है अरे लेकिन राजनीति में भ्रष्ट कि ये लोग- गठबंधन, भ्रष्ट मुख्यमंत्री कैसे क्योंकि चलता है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्ट लेकर आपकी मुख्यमंत्री सरकार है। पूरा देवेंद्र कैंपेन चलाती है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप कह रहे हो। उषा जी, आप उषा जी, कह रहे हैं बात। उषा जी, उषा जी, Yes, हाँ उषा बोलिए जी, भाई साहब, बोलिए हाँ, राणा। एक एक करके बात करेंगे। मैं सवाल ले रहा हूँ। उषा जी, ओके। शुभेंदु अधिकारी को लेकर आप पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ते हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हुए। उसके बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो कोई उनकी जांच नहीं होती, कोई भ्रष्टाचार पर बात नहीं होती। हेमंत बिस्वा को लेकर इसी तरह की चीजें बीजेपी के नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, और जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। विपक्ष तो लगातार उनकी ये पार्टी सवाल ने पूछ जब रहा वो है। भ्रष्ट जब वो भ्रष्ट उनकी पार्टी कहा करती थी, तो उसने क्यों नहीं ईडी और सीबीआई उनके ऊपर लगाई थी? जब नहीं वो तो यहाँ आपने आ तो गए चुनाव वो ही उनके भ्रष्ट- नाम पर लड़ा था। बीजेपी लगाती है। बीजेपी एक वॉशिंग ये बात मशीन है। गलत है, दोहरी चाल नहीं चलेगी। ये बीजेपी करना है में तो आप आता आपकी है तो पार्टी साथ में हो रहते जाते हुए हैं करिए ना। अब जब ये बीजेपी में आ जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, और आपके यहाँ रहते हैं तो दूध के धुले रहते हैं। ये कहाँ की राजनीति, कहाँ की बातें कर रही हैं आप? आपकी ठीक है। पार्टी से है ना, आप ही जानती होंगी। ठीक है फहमीदा जी, आप ठीक उसको है, लगाइए। ठीक है फहमीदा जी, सवाल आपसे सवाल है समझिए मेरा। उषा जी। फहमीदा जी, जी। क्या आगे कोई ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं कि एनसीपी और बीजेपी एक साथ आ जाए? देखिए, जब तक हम शरद पवार जी को जानते हैं, मेरे को इतने साल से हुआ उनके साथ काम करते हुए, लेकिन जब तक मैं जानती हूँ वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने एक ही बार हाँ बोला था जबकि अपने नितिन गडकरी जी जो उनके खास मित्र है, उनको अगर पीएम पद देने वाले होते थे बीजेपी में, तो उन्होंने बोला था कि मैं साथ में जाऊंगा। आपने वो भी मेरे- फहमीदा जी, मेरा सवाल इसलिए है ये, क्योंकि जब जी। हिडनबर्ग मामले की जांच को लेकर कमेटी बनाने की बात होती है तो उसको वो कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका औचित्य क्या है इस जांच का। फिर उसके बाद शरद पवार गौतम अडानी के साथ घंटों तक बंद कमरे में बातचीत करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो लगता है ना इसके पीछे की कहानी। देखिए, गौतम अडानी जी आज एक बिजनेसमैन है, और मैं और आप ये बता नहीं सकते ना, जनता बता सकती है कि वो जो बंद कमरे में बात हुई किसके क्या टॉपिक के ऊपर हुई है। और दूसरी बात ये कि जब भी पवार साहब ने ऐसा कहा था कि जो मुद्दा मेन है बेरोजगारी, औरतों की जो हिफाजत नहीं हो रही है, महिला का जो शोषण हो रहा है वो, और महंगाई, और लोगों को आज की तारीख में, जैसे कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया कि मैं 20 GB का डाटा देता हूं, तो लोगों को डाटा नहीं चाहिए, खाने के लिए आटा चाहिए। वो जो मेन मुद्दे हैं, वो मेन मुद्दे साइड पे रख के दूसरे ही मुद्दे चलाना वो जरूरी नहीं है। इसीलिए क्योंकि पवार साहब ने कहा कि जो अभी 330 खासदार उनके बैठे हैं, अगर उसके ऊपर कमेटी चलती है तो उसमें से उन्हीं के लोग पद पे बैठेंगे। ठीक तो है। तुम अगर ठीक है। ये मांग कर रहे तो उससे कोई जांच का कोई फायदा नहीं होगा। इसी ठीक वजह है, से ठीक है। पवार साहब जी ने मना किया। ठीक है फहमीदा जी, उन्होंने तो रास्ते खुले रखे हैं आपके लिए, दरवाजा खुला है। जी, रुक आपका। राणा जी अभी तक का जितने भी हम एग्जाम्पल देखे हैं, जहां जहां बीजेपी ने लोगों को साथ में लिया है, वहां वहां बीजेपी ने वो पार्टियों को खत्म कर दिया है।
आप चाहे छोटी से छोटी पार्टी लो या बड़ी अरे से बड़ी भाई पार्टी जिसकी लो, रही आप भावना उत्तर ठीक, प्रदेश ठीक, ठीक। देखो, ने देखी मूर्त ठीक है आप कुलदीप जी अपना- लास्ट कमेंट। हाँ ठीक है कुलदीप जी लास्ट कमेंट। अपना यूसीसी पर समर्थन तो अपना आप भी दे कर देते रहे हैं हैं और बीजेपी बोलते का, हमारे तो सीमा क्या पे लाओ। आगे संभावनाएं बन सकती हैं दोस्ती की? नहीं, आगे संभावना तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से भाजपा ने गद्दारी की है और पूरा कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी जो भाजपा के साथ एक हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ आए थे, आज उसी के लड़के को कुर्सी पे उतारने का, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो साथ में आना तो अब संभव नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत रही है। यहाँ तक कि भाजपा दहाई का ठीक। अंक भी पार नहीं कर पाएगी। ठीक ठीक ठीक। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उषा जी आपका भी, फहमीदा जी आपका भी और कुलदीप जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।